हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों आज 26 जुलाई को एयरफोर्स का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए इंग्लिश के 15 से 16 क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। इसके अलावा जीके, मैथ्स और रीजनिंग में अभी तक मुझे जितने भी क्वेश्चंस मिले हैं वो सारे के सारे बिल्कुल 100% ओरिजिनल क्वेश्चंस इस वीडियो में सॉल्व करवाऊँगा। इससे पहले दोस्तों कल के यानी कि 25 जुलाई को जो थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हुआ था, तो थर्ड शिफ्ट में मैंने खुद पेपर देने गया था और पेपर देने के बाद मैथ्स एंड जीके के जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आए थे वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने रियल डेटा के साथ में एनालिसिस कल इवनिंग में अपलोड कर दिया था। तो जिन लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। उससे आपको आइडिया लग जाएगा दोस्तों कि आपके मैथ्स में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और उन क्वेश्चंस का लेवल क्या है। साथ ही में दोस्तों अगर आप आज के इस शिफ्ट का कंप्लीट एनालिसिस का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हो तो पीडीएफ आप हमारे वेबसाइट examgurujob.com से डाउनलोड कर लेना। मैंने डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि एयरफोर्स एग्जाम एनालिसिस का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुँच जाए। चलिए दोस्तों अब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम सबसे पहले कि इंग्लिश में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों इंग्लिश का जो पहला क्वेश्चन आया था वो था आपका एंशिएंट का सिनोनिम। दोस्तों एंशिएंट का सिनोनिम हो जाएगा ओल्ड। एंशिएंट का मतलब क्या होता है, कोई भी पुरानी चीज़। और अगर हम बात करें इसके एंटोनिम की तो इसका एंटोनिम यहाँ पर मॉडर्न हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था अ पर्सन विथ अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन। तो यहाँ पर दोस्तों इस वन वर्ड के लिए वेटरन वर्ड का यूज किया जाएगा, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे किसी भी ऑक्यूपेशन के बारे में बहुत अच्छी जानकारी हो या फिर बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हो, तो वैसे पर्सन को हम वेटरन कहते हैं। और दोस्तों अगर हम बात करें इस वन वर्ड की तो शायद 2020 में या 2021 में, मुझे कंफर्म याद नहीं है, लेकिन बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया था। इसके अलावा दोस्तों आज के शिफ्ट में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं ना जो पिछले शिफ्ट से रिपीट हुए थे। मैंने पिछले शिफ्ट में एग्जाम दिया था तो मुझे पता है कि कल कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। सो आपको मैं सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर वे में एक्सप्लेन करते चलूँगा कि कौन से क्वेश्चंस आपके प्रीवियस से रिपीट हो रहे हैं। तो आप उन क्वेश्चंस को ज़्यादा ध्यान देकर जाना और एक बार उन सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस भी कर लेना। यहाँ पर अगला जो सिनोनिम आया था वो था इनवेटिएबल का। तो दोस्तों इनवेटिएबल का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो ज़रूरी हो या फिर कंपलसरी हो। तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे मैंडेटरी एंड कंपलसरी। आफ्टर देन क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन मुझे मिला, अचानक से याद आया, जो कल के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था ना, अ नोवेल इज डैश बुक यूज्ड फॉर डैश फिक्शन स्टोरी। यहाँ पर आप सभी को वर्ड यूज करना था, तो सबसे पहले यहाँ पर ए आएगा और दूसरा वाला जो वर्ड था ना वो लॉन्ग आने वाला था। यहाँ पर अ नोवेल इज अ बुक यूज्ड फॉर लॉन्ग फिक्शन स्टोरी। यहाँ पर लास्ट में कुछ और भी वर्ड ऐड किए गए थे लेकिन मुझे पूरा एग्जैक्ट याद नहीं है। आपका जो आंसर हुआ था उसमें ए और लॉन्ग यही दोनों वर्ड फिल करना था। सो गाइज अगर आपने थर्ड शिफ्ट में एग्जाम दिया होगा तो आप अपना आंसर यहाँ से मैच कर लेना। इसके अलावा दोस्तों एक और क्वेश्चन मुझे अभी याद आ रहा है कल के थर्ड शिफ्ट में रीजनिंग का, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको कुछ दिन पहले रागा के मॉक टेस्ट में करवाया था। बिल्कुल सेम क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया गया था। क्वेश्चन क्या था ना, देखो एक सेकेंड। हाँ, इस तरह से आपके 4 फिगर बने हुए होते हैं एग्जाम में, आपको पता होता है फिगर वाले क्वेश्चन में। और मान लो कि यहाँ पर एक स्क्वायर था, इसके अंदर में ट्रायंगल था। तो अगला जो टर्म बन रहा है ना, ट्रायंगल बड़ा होकर इसके अंदर सर्कल आ जा रहा है। फिर अगले वाले टर्म में यहाँ पर सर्कल बड़ा हो गया और इसके जगह क्या आ जा रहा है, दूसरा फिगर आ जा रहा है। और जो दूसरा फिगर यहाँ पर आया ना वही फिर से बड़ा होके और इसके अंदर एक और नया तरह का फिगर आपको देखने को मिल जा रहा है। तो एक्चुअली इस फिगर में हो क्या रहा था ना कि जो अंदर वाला फिगर था वो अगले स्टेप में बड़ा हो जा रहा था और अंदर में एक नया फिगर आ जा रहा था। इसी तरह से देखो यहाँ पर सर्कल बड़ा हो गया और सर्कल के अंदर में एक नया फिगर आ गया पेंटागोन। और अगले स्टेप में क्या हो रहा था कि पेंटागोन भी बड़ा हो जा रहा था और उसके अंदर में एक नया फिगर आ रहा था। तो इसी तरह से आपको बताना था कि 5वें स्टेप में क्या होगा। तो 5वें स्टेप में इस क्वेश्चन का आंसर यह होता कि जो अंदर वाला पार्ट था उसे आप बड़ा लिख देते और उसके अंदर में आपको एक ऐसा फिगर सेलेक्ट करना था जो कि इन चारों में रिपीट ना हुआ हो। तो वैसा केवल एक ही ऑप्शन था एग्जाम में, मैंने जब कल दिया था। तो यहाँ पर दोस्तों जिन लोगों ने भी क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व किया था आपको पता होगा किस तरह के क्वेश्चन आए थे या फिर नहीं आए थे। इसके अलावा चलिए अब आगे देखते हैं आज के शिफ्ट का क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन में गया था मैनवर का करेक्ट स्पेलिंग। तो इसका करेक्ट स्पेलिंग है दोस्तों MANOEUVRE, जिसका मतलब होता है पैंतरेबाजी। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है इंग्लिश में फिर से,
प्रोबेबली का सिनोनिम यानी कि सिमिलर वर्ड, तो प्रोबेबली का मतलब होता है दोस्तों संभावना युक्त, इसके सिमिलर वर्ड हो जाएंगे पॉसिबली या फिर सीमिंगली। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, वंस इन अ ब्लू मून, इसका मतलब होता है दोस्तों वेरी रेयर। और यह क्वेश्चन दोस्तों आपका 2021 में पूछा जा चुका है, मुझे अच्छे से याद है कि शायद सेकंड या थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था पहले ही दिन के पेपर में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्बल का एंटोनिम आपको बताना है। तो दोस्तों निम्बल का मतलब होता है फुर्तीला या फिर चतुर, इसके अपोजिट हो जाएंगे ऑकवर्ड, स्लो या फिर आप इसे क्लमसी बोल सकते हो। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन आया था 9th नंबर, वो था आपका एब्रप्ट का सिनोनिम। तो दोस्तों एब्रप्ट का सिनोनिम होता है इमीडिएट, सडन या फिर क्यूक। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 10 आया था अ बुक विच ऑथर इज नॉट नोन, यानी कि एक ऐसा बुक जिसके ऑथर के बारे में पता ना हो, तो उस बुक को क्या कहते हैं हम, एनोनिमस। ठीक है, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा एनोनिमस। इसके बाद 11th क्वेश्चन में आया था कि नाउन का आपको क्या बताना है, सॉरी प्रिपेयर का नाउन फॉर्म बताना है आपको। तो दोस्तों प्रिपेयर जो है ना वो एक वर्ब है और इसका नाउन फॉर्म हो जाएगा प्रिपरेशन। इसी तरह का क्वेश्चन दोस्तों कल के एग्जाम में थर्ड शिफ्ट में आया था, ऑनेस्ट एक वर्ड दिया गया था और आपसे पूछा गया था कि इसका अब्स्ट्रैक्ट नाउन बताइए। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने गलती क्या किया है ना कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन समझ करके यहाँ पर इसे वेरी ऑनेस्ट कर दिया, जबकि इसका करेक्ट स्पेलिंग क्या होता, ऑनेस्टी होता, क्योंकि जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो किसी भी वर्ड का एडजेक्टिव है, किसी भी वर्ड का भाव व्यक्त करता है। तो ऑनेस्ट का जब अब्स्ट्रैक्ट निकालेंगे या फिर एडजेक्टिव निकालेंगे तो वो ऑनेस्टी होगा, ना कि वेरी ऑनेस्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 12, इट विल रेन और डैश यहाँ पर लगा हुआ था, यानी कि क्वेश्चन टैग वाला यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन टैग में आप क्या यूज करोगे, जब आपका सेंटेंस विल के साथ स्टार्ट होता है तो क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हम यहाँ पर वांट का यूज करते हैं। तो इट विल रेन का क्या हो जाएगा, वांट इट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था विटमिन और एमंग के कॉन्सेप्ट पर। तो विटमिन और एमंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है समझ लीजिए। एक सेंटेंस है यहाँ पर आई एम बिटवीन ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी, यानी कि जब दो लोगों की बात हो रही हो या फिर किसी भी दो वस्तुओं की बात हो रही हो तो उस कंडीशन में हम विटमिन वर्ड का यूज करते हैं। मान लो कोई एक शहर है यहाँ पर ए और एक शहर है बी, इसके बीच से एक नदी गुजरती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए और बी के बीच में अगर हम डिनोशन करना है तो यहाँ पर बिटवीन का वर्ड यूज किया जाएगा। लेकिन वही अगर अमंग वर्ड का यूज करना हो तो अब क्या होता है कि जब बहुत सारे लोग एक साथ जमा हों, बहुत सारी चीज़ें एक जगह हो, तो उनमें आप अमंग वर्ड का यूज कर सकते हो। तो इसलिए यहाँ पर देखो आई एम अमंग द ब्लॉक्स, मान लो आपने किसी एक अपार्टमेंट में गया तो वहाँ पर आप देखते हो बहुत सारे ब्लॉक होते हैं, ब्लॉक ए बी सी डी इस तरह से करके। तो अमंग वर्ड का यूज तब आप करोगे जब आप बोलोगे कि आप इन सारे ब्लॉक्स के बीच में हो। लेकिन वहीं अगर आप बोलोगे कि मैं ब्लॉक नंबर सी और ई के बीच में हूँ या फिर बी या सी के बीच में हूँ, तो वहाँ पर आप बिटवीन वर्ड का यूज करना। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो 14th क्वेश्चन में देखिए फिर से आपका मेनी अ मैन का कॉन्सेप्ट आया था। और दोस्तों मैंने आपको कभी एक बार करवाया था मॉक टेस्ट में, मेनी के साथ में अगर ए और एन लगा हुआ हो तो यहाँ पर आने वाला जो नाउन है ना वो भी सिंगुलर फॉर्म में होता है, जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो भी आपका सिंगुलर फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेनी अ मैन, वाज का यूज किया जाएगा, इज का यूज किया जा सकता है, जो भी यहाँ पर सिंगुलर वर्ड आपके आएंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो पूरा क्वेश्चन याद है नहीं, अदरवाइज मैं आपको आंसर भी बताया था कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए फिर से आपका आया था डैश सी रीड द टेलीग्राम सी क्राइड, यानी कि उसने जैसे ही टेलीग्राम मैसेज पढ़ा वो रोने लगी। तो यहाँ पर वर्ड यूज किया जाएगा एज सून एज का, एज सून एज सी रीड द टेलीग्राम सी क्राइड। यहाँ पर दोस्तों टोटल 15 क्वेश्चन अभी तक मुझे मिले थे इंग्लिश के, जो मैंने आपको सॉल्व करा दिया है। अगर इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन आपको याद है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। इसके बाद जीके के क्वेश्चंस देखेंगे। तो जीके में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है, यानी कि राइजिंग सन। तो यह कहते हैं दोस्तों आपको जापान को। और यह जो क्वेश्चन है ना उगते हुए सूर्य का देश, ऑलरेडी एयरफोर्स में कई बार रिपीट हो चुका है और अभी मैंने हाल ही में MTS का एग्जाम दिया था तो उसमें भी यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखो 2021 का एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है जो कि पूछा गया था मिडनाइट सन के बारे में। तो मध्य रात्रि का सूरज कहाँ निकलता है दोस्तों, यह निकलता है नॉर्वे में। और एक बार मैंने जब एफकेट का पेपर दिया था 21 में तो वहाँ पर भी यह क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन आया था जीके का वो था कर्नाटक की राजधानी कहाँ है। तो यह है दोस्तों बेंगलोर में। वर्तमान में बात करें कर्नाटक के मुख्यमंत्री की तो वे हैं बसवराज बोम्मई एंड यहाँ के राज्यपाल हैं थावर चंद गहलोत। सो गाइज यहाँ पर जीके के आज बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे, शायद 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं
उनमें से 2 क्वेश्चन अभी तक मुझे मिला था जो मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है। बाकी के क्वेश्चन आप हमें कमेंट करके बताना अगर आपने आज के फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम दिया है और आपको क्वेश्चन याद है तो। इसके बाद देखो मैथ्स का एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है जो कि बिल्कुल पिछले दिन के थर्ड शिफ्ट से रिपीटेड क्वेश्चन था। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या था ना, 0.81 का पावर था 0.25 और इनटू में करके था 0.81 का पावर 0.20। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कल का जो एग्जाम हुआ था ना उसमें भी बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आया था। वहाँ पर कुछ पावर दिया हुआ था और इसमें कुछ डिवाइडेड थे एंड कुछ मल्टीप्लिकेशन में थे। तो आपको पता होता है कि जब डिवाइड में होगा तो आप पावर को माइनस कर दोगे और मल्टीप्लिकेशन में पावर को ऐड कर दोगे। और बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट पर सिमिलर पॉइंट वाले क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड करके आज के पहले शिफ्ट में फिर से पूछ लिया गया है। तो जिनका भी आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है, आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना किस प्रकार से है आप बिल्कुल देख लीजिएगा एक बार। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर मल्टीप्लिकेशन हो तो पावर ऐड होता है, यानी कि 0.81 का पावर अगर 0.25 है और इनटू में 0.81 का पावर 0.20 है तो इसे हम मल्टीप्लाई करने के बाद इस प्रकार से लिखेंगे कि 0.81 हो जाएगा आपका कॉमन दोनों में है और पावर ऐड होगा तो 0.25 एंड 0.20 ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 0.45। अब इसके बाद देखो 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 81 को हम 0.81 को हम 0.09 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अगर इसका आप स्क्वायर करोगे तो 0.81 ही आएगा। और कल जो क्वेश्चन आया था ना वहाँ पर 0.09 नहीं करके आपको 0.27 दे दिया गया था, तो इसमें आपको 0.03 का क्यूब करके बनाना था क्वेश्चन को। तो यहाँ पर हमने 0.09 का स्क्वायर किया। स्क्वायर करने का मतलब क्या है कि 0.09 का पावर तो स्क्वायर है ही और इस पूरे का पावर 0.45 है। तो यहाँ से हो जाएगा दोस्तों 0.09 का पावर 0.9, क्योंकि 0.45 में 2 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 0.09। तो इसे आप इस प्रकार से लिख सकते हो 9/100 लिख सकते हो कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 2 शून्य आ जाएगा और यहाँ पर इसको आप 0.9 इसका कर देना। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो 3/10 जो भी यहाँ पर है एग्जैक्ट आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, टाइम एंड वर्क का बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया है। ए किसी काम को 25 दिन में तथा बी उसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, तो ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैंने आपको टाइम एंड वर्क का एक कंप्लीट लेक्चर दे रखा है और उस लेक्चर में एक क्वेश्चन मैंने सबसे पहली बार में ही करवाया था। यहाँ पर क्या है ना कि आपको दोनों का एलसीएम ले लेना है। आपको 3 तरीके बताए थे मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पहला तरीका तो यह है कि आप सिंपल 1/20 1/25 कर दो। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि अगर वो एक काम 25 दिन में कर रहा है तो एक दिन का उसका एफिशिएंसी 1/25 हो जाएगा और एक काम को अगर वो 20 दिन में कर रहा है तो एक दिन का इसका एफिशिएंसी 1/20 हो जाएगा। दोनों को अगर हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं तो इसका निकल जाएगा कि कितने दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है। तो 25 और 20 का एलसीएम निकालकर आप यहाँ से निकाल सकते हो। अदरवाइज दूसरा जो तरीका है ना वो 25 और 20 का एलसीएम आप सीधे निकालो तो आपका एलसीएम आ जाएगा 100। अब देखो कि ए किसी काम को 25 दिन में कर ले रहा है और वो जो काम है वो कितना है 100 यूनिट है ना, तो एक हर दिन 4 यूनिट काम करेगा तभी तो 25 दिन में 100 यूनिट पूरा कर पाएगा। और इस हिसाब से देखा जाए तो बी 20 दिनों में इस पूरे 100 यूनिट काम को कर ले रहा है, यानी कि हर दिन वो 5 यूनिट काम को खत्म कर रहा है। अब बताइए कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो ए एक दिन में 4 यूनिट काम और बी एक दिन में 5 यूनिट काम, दोनों मिलकर करेंगे 9 यूनिट काम। काम टोटल है 100, यानी कि 100/9 डेज आपका आंसर हो गया। और यहाँ पर कोई भी पॉइंट नहीं दिया गया था, आपका डायरेक्ट ऐसे ही ऑप्शन दिया हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो फिर से रिपीटेड हुआ है पिछले दिनों के थर्ड शिफ्ट से। यहाँ पर मैंने कल के थर्ड शिफ्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए इंक्लूड कर दिया है। क्वेश्चन आपका क्लॉक और एंगल से रिलेटेड था। दोस्तों क्लॉक और एंगल में आपको पता होना चाहिए कि 1 डिग्री जो होता है ना क्लॉक का, वो आपका क्या हो जाता है, एक जो 5 मिनट मूव करता है वो 6 डिग्री बराबर होता है। और एग्जाम से 2-3 दिन पहले मैंने एक रागा का मॉक टेस्ट करवाया था, शायद वहाँ पर एक क्वेश्चन मुझे मिल गया था। इसका सॉल्यूशन मैंने आपको वहाँ पर करवा रखा है। क्वेश्चन में दोस्तों आज का क्वेश्चन क्या आया था वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन कल जो क्वेश्चन आया था ना बिल्कुल उसी का सिमिलर पैटर्न था आज भी। और कल जो क्वेश्चन आया था उसमें यह कहा गया था ना कि एक घड़ी में 7:30 हो रहे हैं, शाम के 7:30 हो रहे हैं। अब यह कहा गया है कि इसमें से जो आवर वाले हैंड थे ना वो आपका कंप्लीटली वेस्ट डायरेक्शन में चला जाता है। सॉरी, मिनट वाला हैंड जो है ना वो वेस्ट डायरेक्शन में चला जाता है। तो आवर वाला जो हैंड है वो अभी किस डायरेक्शन में होगा यह आपको बताना है। और आज के क्वेश्चन में क्या पूछ लिया गया था कि मिनट और आवर के बीच में कितने एंगल का कोण बनेगा यह आपको बताना था। तो मैंने आपको बता दिया कि जब 5 मिनट ट्रेवल करता है मिनट हैंड तो वहाँ पर 1 डिग्री का कोण बनाता है। इसी तरह से आपको जो भी यहाँ पर डेटा था उसे कैलकुलेट करके इसका एंगल निकाल लेना था। सो गाइस ये टोटल क्वेश्चन अभी तक जो मुझे मिले थे मैंने उन सभी का सॉल्यूशन आपके लिए करवा दिया।
तो अगर आपको यह लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ में दोस्तों चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर लेना।